गुड इवनिंग। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस दृष्टि जियोग्राफी की सीरीज में। जैसा आप सभी ने पहली क्लासों में देख लिया था, उसमें हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया था। इसमें आज हम चैप्टर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 7 है इसमें प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन। तो इसमें हम आज चैप्टर 7 को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि वनस्पति किसे कहते हैं। आपको बता दूं कि वनस्पति से तात्पर्य जो होता है वृक्षों, झाड़ियों, घासों, बेलों और लताओं आदि के समूह तथा पौधों की विभिन्न प्रजातियों से होता है, जो एक निश्चित पर्यावरण में पाई जाती है। यानी जो वनस्पति होती है उसी के अंतर्गत वृक्ष, झाड़ियाँ, घास, बेल, लताएं आदि इन सभी का समूह आता है और इसमें विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और यह एक निश्चित पर्यावरण में पाई जाती है। जब वनस्पति लंबे समय तक बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायविक परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर स्वतः विकास या उगती है तो उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। यानी जब वनस्पति का विकास प्राकृतिक रूप से यानी स्वतः विकास होता है, यानी स्वतः ही जिस वनस्पति का विकास होता है और वह स्वतः ही उगती है तो उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है। वनस्पति और वन में एक मूल अंतर यह होता है कि वन जो होता है व्यापक रूप से संपूर्ण वनस्पतियों, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे अप्राकृतिक हो, और वन्य जीवों एवं आसपास के वातावरण को समाहित करता है अपने आप में। यानी कई वनस्पतियों का समूह होता है ये वन जो होता है, यानी विस्तृत रूप होता है वन। सभी वनस्पतियां वन के अंतर्गत आ सकती हैं, लेकिन वन जो है वनस्पति के अंतर्गत नहीं आ सकते, याद रखना। और एवं इसका हमारे लिए आर्थिक महत्व होता है। वन जो होता है इसका हमारे लिए बहुत अधिक महत्व होता है। जमीन की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता के बीच एक करीबी रिश्ता होता है, क्योंकि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भिन्नता होती जाती है। क्योंकि जैसे हम ऊंचाई में चलते हैं तो टेम्परेचर में कमी होती जाती है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाता है। और छोटे रूप में बता दूं, अगर 165 मीटर ऊपर जाएंगे हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाएगी। ठीक है। तो टेम्परेचर में कमी होती जाएगी। इसी वजह से जो उसकी जलवायु है उसमें भिन्नता, वनस्पति और जलवायु इसमें भिन्नता पाई जाती है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसमें भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के संदर्भ में व्यापक विविधता पाई जाती है। यहाँ पर उष्ण आर्द्र सदाबहारी वनस्पतियों से लेकर के मरुस्थलीय व अल्पाइन वनस्पतियाँ तक भी पाई जाती हैं। भारत में जो है उष्ण आर्द्र सदाबहार वनस्पतियों से लेकर मरुस्थलीय जो राजस्थानी क्षेत्र है वह अल्पाइन वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। और थार मरुस्थल एवं गंगा मैदान के पश्चिमी सीमांत भाग, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित पहाड़ियों एवं कुछ अन्य स्थानों पर विदेशी पौधों की प्रजातियां भी पाई गई हैं। याद रखना, भारत के थार मरुस्थल में तथा गंगा के मैदान के पश्चिमी सीमांत भाग में, भारत के उत्तर पूर्वी स्थित पहाड़ियों में कुछ जो है विदेशी प्रजातियां भी पाई गई हैं। और भारत अपने स्थानीय या स्थानिक प्राकृतिक पौधों की प्रजातियों हेतु विश्व प्रसिद्ध है। भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है। और जिनमें से कई प्रजातियों का जो महत्व होता है वो औषधीय महत्व बहुत अधिक होता है। और आपको पता होगा भारत दवाइयों के लिए तो विश्व प्रसिद्ध है, बहुत अधिक निर्यात होता है भारत से दवाइयों का। ठीक है। आगे वनस्पति का वितरण तथा इसका प्रकार के बारे में दिया हुआ है, यानी टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। वर्षा जल की प्राप्ति तथा तापमान के आधार पर भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को 2 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जल की प्राप्ति वर्षा के द्वारा जो होता है तथा तापमान के आधार पर भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 2 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी 2 भागों में। एक है इसमें क्षैतिज वितरण यानी वर्षा के आधार पर वितरण, और दूसरा है इसमें ऊर्ध्वाधर वितरण यानी तापमान के आधार पर वितरण। ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले देखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वितरण को, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। वर्षा की मात्रा में कमी आने के साथ वनस्पति की सघनता, जैव भार एवं जैव विविधता में भी कमी आती जाती है। वर्षा की मात्रा में कमी आने के साथ वनस्पति की सघनता, जैव भार एवं वनस्पति में कमी आती जाती है।
ठीक है। जब वर्षा की मात्रा में कमी आती है तो वनस्पति भी कम होती है, उसका जैव भार भी कम होता है और जैव विविधता भी कम होती है। अतः भारत में औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास क्रमशः जो होता है सदाबहार वन, पर्णपाती वन या इन्हें शुष्क एवं आर्द्र वन भी बोलते हैं, कटीले वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति के रूप में होता है। यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की तरफ देखें तो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन, पर्णपाती वन उसी हिसाब से कम होते चलते हैं, कम की तरफ। शुष्क एवं आर्द्र बोलते हैं इन्हें पर्णपाती को, कटीले वन, सवाना वन और मरुस्थलीय वन। ठीक है। अब आगे इसमें आपके लिए शॉर्ट में दिया हुआ है, समझो इसे अच्छे से कि एक तरफ वर्षा की मात्रा के ऊपर दिया हुआ है ये कि वार्षिक जो वर्षा होती है एक साइड में, ठीक है, ये वार्षिक वर्षा का जो वो वितरण दिया हुआ है कि कितनी वर्षा होती है वार्षिक, और उससे संबंधित वनस्पति के प्रकार और उस वनस्पति में जो वृक्ष उगते हैं उसके नाम के बारे में दिया हुआ है। कि जैसे मान लो कि 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वहाँ पाई जाएगी जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी। और इसमें वृक्षों का जो उत्पादन होगा आबूनास यानी एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस तथा एक प्रकार की घास होती है जो ये बांस होती है आदि, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, आबूनास जिसे एबोनी भी कहते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस, ये सभी 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जहाँ 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर, जहाँ 200 सेंटीमीटर से 250 के बीच होती है। और इसमें वृक्ष, साइडर, होलक, केल यानी मुख्य प्रजातियाँ केल की इसी में पाई जाती हैं। साइडर, होलक और केल 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। आगे फिर जहाँ पर 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है उसमें पाई जाती हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। 100 से 200 तक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। और इसमें वृक्ष, सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन और सहतूत प्रकार के वो वृक्ष पाए जाते हैं इसमें। और जहाँ पर जो वर्षा वार्षिक 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है उसमें शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना वन पाए जाते हैं। यानी 70 से 100 सेंटीमीटर तो उस क्षेत्र में शुष्क वनस्पति पाई जाती है। आपको बता दूं जो घास के मैदान पाए जाते हैं प्रमुख रूप से कुछ घास के मैदानों के नाम हैं, जैसे सवाना वनस्पति पाई जाती है आपके अफ्रीका में, और जो डाउन्स है वो पाई जाती है पर्थ में। मैंने ये ऐसे याद किया था कि पर्थ की जो पिच तेज होती हैं तो गेंद जब क्रिकेट मैच होता है तो उस पर अधिक बाउंस लेती है, इस वजह से याद किया था मैंने कि ये डाउन्स मतलब वो पर्थ में पाए जाते, ऑस्ट्रेलिया में अधिक बाउंस लेती है गेंद, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स। ठीक है, और जो वेल्ड अफ्रीका में पाए जाते हैं, सवाना भी अफ्रीका में। वेल्ड से मतलब है कि अफ्रीका की पिचें कम बाउंस लेती हैं, नीची बॉल पड़ती है, इस वजह से वो बोल्ड हो जाता है खिलाड़ी, तो वेल्ड अफ्रीका में। और जो प्रेयरी पाए जाते हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान अमेरिका में। और स्टेपीज पाए जाते हैं यूरोप और एशिया के मतलब मध्य पाए जाते हैं, यूरोप और एशिया की सीमा पर पाए जाते हैं। और आप स्टेपी को याद रखना, टेप लगा दो दोनों महाद्वीपों के मध्य, यूरोप और एशिया के, तो उसकी बाउंड्री पर स्टेपीज पाए जाते हैं। और पंपास जो हैं पंपास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। और ये पंपास मैंने याद किया था कि जब व्यक्ति बीमार होता है या उससे ज़्यादा दिक्कत होती है सो मतलब इमरजेंसी या अर्जेंट जो इमरजेंसी में होता है तो उसे अर्जेंट पंप की आवश्यकता होती है, तो अर्जेंटीना को मैंने पंप से याद किया था कि पंपास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, याद रखना। और पोस्ताज जो घास के मैदान है, पोस्ताज बता दो आप कमेंट बॉक्स में, चलो मैं ही बता देता हूँ। पोस्ताज पाए जाते हैं हंगरी में। ठीक है, याद रखना। अब आगे देखते हैं 70 सेंटीमीटर से जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ शुष्क कटीली वनस्पति पाई जाती है। और नीम, खजूर तथा बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं 70 से कम सेंटीमीटर में। ये नीम, खजूर और बबूल के वृक्ष।
और जहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ सवाना वनस्पति पाई जाती है और छोटे वृक्ष तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। और जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है और अकासिया तथा नागफनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, जिस जगह पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस क्षेत्र को आप मरुस्थल घोषित कर सकते हो, जिस पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और वो मरुस्थल बन ही जाएगा क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, टेम्परेचर अधिक होगा और वहाँ पर बाष्पीकरण अधिक हो जाएगा, उसके मुकाबले वर्षा बहुत कम होगी। तो इस वजह से वो ज़मीन जो है वहाँ की मरुस्थलीय बन जाएगी और अनुपजाऊ भी बन जाएगी, याद रखना। आगे फिर इसमें जो सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन। इस प्रकार की वनस्पति उन प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से तो अधिक होती है तथा औसत वार्षिक वर्षा का औसत तापमान जो होता है वहाँ का 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक एवं शुष्क मौसम अल्प अवधि के लिए होता है। यानी जिस क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और जो शुष्क मौसम होता है वो अल्प अवधि के लिए यानी कम समय के लिए होता है और इन्हें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति। ठीक है, ये यहाँ की जो वनस्पति होती हैं सदापर्णी होती हैं, यानी इनमें सदा पत्ते लगे रहते हैं। आगे उष्ण कटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, यानी जो ये उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं इनकी शुद्ध प्राथमिकता जो होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी सर्वाधिक होती है। सभी वनों में उष्ण कटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिकता सर्वाधिक होती है, याद रखना। और भारत में इस प्रकार की वनस्पति का विकास जो हुआ है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, केरल में, कर्नाटक में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इसका विकास सर्वाधिक हुआ है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, केरल में, कर्नाटक में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इसका विकास सर्वाधिक हुआ है। और इस प्रकार की वनस्पतियों का विकास सघन व विभिन्न स्तरों के रूप में होता है। साथ ही तापमान एवं वर्षा की निरंतर पूर्ति के कारण यहाँ की वनस्पति बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है और इसलिए यहाँ पेड़ों की लंबाई जो होती है 60 मीटर से लेकर के उससे भी अधिक हो जाती है। यानी जो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है इसमें वृक्ष 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई के पाए जाते हैं और इसमें जो है भूमि के नज़दीक तो झाड़ियाँ और उसकी लताएं पाई जाती हैं, इनकी श्रृंखला सी पाई जाती है, ये समझो। और वनस्पति की प्रजातियों में सर्वाधिक विविधता भी पाई जाती है, यानी उष्ण कटिबंधीय वनों में जो जैव विविधता होती है वो सर्वाधिक होती है। तो घास प्राय अनुपस्थित होती है इनमें। ठीक है, और इन वनों में वनस्पतियों के 5 स्तर होते हैं, यानी 5 स्तर होते हैं इन वनों में वनस्पतियों के। और यह वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ के पेड़ों में पत्ते लगने, झड़ने, फूल एवं फल आने का समय भिन्न भिन्न होता है। यानी पत्ते लगते हैं, जैसे पत्ते लगने का, फूल एवं फल आने का समय इनका अलग अलग होता है। और इन वनस्पतियों को सदाबहार वनस्पति भी कहा जाता है क्योंकि ये जो वनस्पतियाँ होती हैं सदाबहार होती हैं। ठीक है, हरियाली रहती है इनमें 12 महीने। और यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न जैसे फूल तथा बीज रहित पौधे, आबूनास, बांस तथा ताड़ प्रमुख रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं यहाँ पर। और इन वृक्षों की जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत अधिक कठोर होती हैं, अतः इनका वाणिज्यिक महत्व जो होता है अधिक नहीं होता है। और इनमें सघनता अधिक होने के कारण यानी गम्यता जो होती है यानी पहुँच बहुत कठिन होती है। इनका जो आर्थिक दोहन है वो बहुत कठिन होता है और ये कठोरता भी इनकी बहुत अधिक होती है, इसलिए इनका दोहन नहीं हो पाता। हालांकि वर्तमान में आधुनिक मशीनों के माध्यम से इनका दोहन भी प्रारंभ हो गया है क्योंकि जो आधुनिक युग में मशीनों का अत्यधिक टेक्नोलॉजी की मशीनों का उपयोग हो चुका है, तो उस वजह से इनका दोहन भी होने लगा है अब। अंडमान निकोबार उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है। याद रखना, अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों का घर कहलाता है क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पर तकरीबन 90% क्षेत्र पर वनस्पतियों का विकास है
तकरीबन 10% के करीब क्षेत्रफल पर ही आबादी रहती है वहाँ पर। और यहाँ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं, जैसे विशालकाय, डिप्टेरोकार्पस एवं टर्मिनालिया। डिप्टेरोकार्पस एवं टर्मिनालिया। आगे अब अर्ध सदाबहार वनस्पति सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन। इसमें देखते हैं कि इस प्रकार की वनस्पतियों का जो विकास होता है 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच की वनस्पति वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। और यह सदा हरित वनस्पति क्षेत्र एवं आर्द्र शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में होती है। ठीक है, याद रखना। और भारत में अर्ध सदाबहार वनस्पति अंडमान निकोबार, सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट एवं मेघालय के पठार के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, यह भी अधिकतर जहाँ पर वर्षा अधिक होती है उसी क्षेत्र में पाई जाती है। और यह वनस्पति यानी वन सदाबहार वनों से कम घनी होती है। यह जो वनस्पति होती है सदाबहार वनों से कम घनी होती है, और जिसके कारण इसका दोहन सदाबहार वन की अपेक्षा आसान होता है। और स्थानांतरित कृषि की वजह से इसका ह्रास जो होने लगा है वो अधिक हो रहा है, स्थानांतरित कृषि की वजह से। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम कृषि करते हैं तो उस पर वनस्पतियों का विनाश करते हैं, जब जा कर के उस जमीन को वो कृषि के योग्य बनाते हैं। तो इस वजह से इसका वनस्पति का ह्रास होता है अधिक। और यहाँ पाई जाने वाली वृक्षों में साइडर, होलक, केल, गुर्जन, लॉरेल, चंपा, रोजवुड आदि प्रमुख हैं। साइडर, होलक, केल, गुर्जन, लॉरेल, चंपा और रोजवुड। ठीक है, तो ये दो वनस्पति हो गई आपके सामने, सदाबहार और अर्ध सदाबहार। अब है आपके सामने उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन।